नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीएस फॉर जीएस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति आउटसोर्सिंग के बारे में, जो कि लाखों करोड़ों युवाओं के रोजगार से जुड़े हुआ यह मसला है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी डिटेल्स जानेंगे इसमें कि इसकी नियुक्ति कितने सालों के लिए होगी, वेतन कितना होगा, इसमें आरक्षण का पालन होगा कि नहीं होगा, इसमें किस विभाग के कौन कौन से कर्मचारी आ सकते हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आउटसोर्सिंग का पूरा विस्तृत विवरण आज हमें इसमें जानना है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या होता है। तो जब कोई भी संस्थान, विभाग या सरकारी विभाग अपने कार्यों को खुद करने की बजाय किसी बाहरी एजेंसी, निजी कंपनी को सौंप देती है, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊं। कई उदाहरण आपको दिए हुए हैं कि जैसे हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, सफाई उफाई के लिए, टेक्नीशियन के लिए नियुक्ति करना है। तो अब क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? उनको सीधे भर्ती नहीं करेगी, किसी कंपनी से कर्मचारी को क्या करेगी, लेगी और उन्हीं को ये जिम्मे सौंप देगी कि भाई आप सफाई वगैरह का कार्य आप देखो। क्या होगा भाई? काम हमारा लेकिन जिम्मेदारी किसी और का, यानी काम हमारा रहेगा लेकिन जिम्मेदारी किसी और की रहेगी। ठीक, इसका मतलब आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब संसाधन लेना, यानी बाहर से साधन या सेवाएं लेना। कोई भी सरकारी विभाग में बाहर से सेवाएं लेना। पहले ही होता था ना कि चपरासी वगैरह की नियुक्ति करना, तो सरकार उसकी वैकेंसी निकालती थी, ठीक, फॉर्म भरवाती थी, परीक्षाएं कराती थी, ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें नियुक्ति होती थी। लेकिन नहीं, अब ये क्या होगा, एजेंसी के थ्रू क्या किया जाएगा, कर्मचारी स्टाफ को ले लिया जाएगा। ठीक, और उसके फायदे क्या होगा, नुकसान क्या होगा, पूरी डिटेल्स में इस पीपीटी में बनाया हुआ। थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे हम कहें कि रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, पहले क्या ग्रुप डी वगैरह के तहत भर्तियां निकलती थी ना, तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट कर्मचारी होते थे, उनको अस्थायी वेतन मिलता था, लंबे समय तक उनकी सेवा अवधि होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, किसी एजेंसी, किसी कंपनी को दे दिया जाएगा, भाई पूरे रेलवे को क्या करोगे, रेलवे प्लेटफॉर्म को सफाई का काम तुम सौंपोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बैंक का एटीएम, गार्ड वगैरह, पहले ये कहाँ से आएंगे, अब किसी भी एजेंसी और कंपनी से क्या आएंगे, मंगाए जाएंगे कि भाई देख रेख, एटीएम की सुरक्षा करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड ऐसे याद आते हैं। अस्पताल में अगर नर्स वगैरह होंगे या टेक्नीशियन वगैरह को लाना होगा तो ये आउटसोर्सिंग के जरिए भी क्या करेंगे, आएंगे। ठीक, नगर निगम की सफाई अगर ठेकेदार या एजेंसी से करवाती थी, नगर निगम जो भी होगा, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, ये सारी चीजें आएंगे, तब किसके थ्रू आएंगे, कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के तहत आएंगे। और इसकी क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये पूरी डिटेल्स में इस पीडीएफ में बनाया हुआ हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका गठन हाल ही में चर्चा का विषय कब बन गया, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दे दी है। इसलिए यह बड़ा ही ज्वलंत विषय बन गया है हर लाखों करोड़ों युवाओं के लिए। ठीक, इसमें कौन कौन से कर्मचारी आएंगे ये भी देखना है। मकसद क्या है भाई, आउटसोर्स कर्मचारियों को पारदर्शिता, समय पर वेतन, पीएफ, ईएसआई और आरक्षण जैसी सुविधाएं भी देने की बात चल रही है कि आउटसोर्सिंग के तहत अगर जिनकी भी भर्ती की जाएगी तो आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होगी। उसके बाद पूरी तरीके से पारदर्शी उनकी नियुक्तियां होंगी, पीएफ भी मिलेगा, ईएसआई भी कटेगा और आरक्षण को भी ध्यान में रखकर भर्तियां की जाएंगी। उसके बाद नए कर्मचारी भविष्य में जो भी आउटसोर्स पद निकालेंगे उनकी भर्ती कौन करेगा, यही निगम करेगा। कौन? ये निगम, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड निगम ही करेगा। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के साथ होगी। जो भी जिसका भी चयन होगा, परीक्षाएं होंगे, इंटरव्यू होंगे, जैसा जो पद होगा उसके लिए वैसा होगा। पुराने कर्मचारी के लिए क्या है भाई, खबरों के अनुसार फिलहाल पुराने आउटसोर्स कर्मचारी को स्वतः शामिल करने का कोई स्पष्ट प्रावधान अभी नहीं किया गया है। आगे क्या होगा, लेकिन अभी पुराने कर्मचारियों को इसमें स्वतः शामिल करने की अभी बात नहीं हुई है। ठीक, आगे क्या हो सकता है ये ध्यान देने की बात है। नियुक्ति की अवधि, इसमें देख लीजिए किसको कितना वेतन मिल सकता है। नियुक्ति अवधि, कर्मचारी को 3 साल के लिए रखा जाएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सेवावधि भी बढ़ाई जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर सेवावधि भी बढ़ाई जा सकती है। वेतन सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपी सरकार ने 4 श्रेणियों में न्यूनतम वेतन तय किया है। पहला श्रेणी मासिक वेतन, पद के उदाहरण जैसे ग्रुप डी के तहत जो सफाई वगैरह, कुक वगैरह, ये सारी चीजें आएंगे, जैसे चौकीदार वगैरह, इनको 20,000 वेतन मिलेगा। सफाई कर्मी
चपरासी ग्रुप जो भी होगा 20,000 इनको वेतन दिया जाएगा। सी थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एक लोअर होता है एक हायर होता है, ठीक है। तो ये भी 22,000 वेतन होगा, जिसमें हेल्पर, ड्राइवर, मिड डे मील कुक वगैरह ये लोग आ जाएंगे। हायर में क्या आ जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब वगैरह वाले ये आ जाएंगे, इनको 25,000। इसमें असिस्टेंट विशेषज्ञ प्रोफेशनल भी आएंगे, इसमें 40,000 इनको वेतन मिलेगा। और इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, इंजीनियर आ जाएंगे, उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियन भी आ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है। उसके बाद इसमें देखना है इसके फायदे और नुकसान भी समझ लीजिए, क्योंकि ये रोजगार के मसला पर है इसलिए। और आउटसोर्स के तहत अगर अब भर्ती आएंगी तो सरकारी नौकरी जो सी और डी ग्रेड की आएंगी तो फिर अब आना ही का क्या मतलब हो जाएंगे। जब आउटसोर्स के तहत ही आप रख लेंगे तो एक तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई है रोजगार के मसले को लेकर, ठीक है। फायदा क्या है, अब सरकार अपना फायदा गिना रही है भाई। सरकार को कम खर्चे में कर्मचारी मिल जाएंगे, भाई कम खर्चे में तो मिल जाएंगे, सरकार को मिल जाएंगे, लेकिन उनका जीविका कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा भाई। भर्ती प्रक्रिया अब पारदर्शी और तेजी से होगी भाई। अब एक तो कंपनी को दे देंगे, किसी एजेंसी को दे देंगे तो क्या भरोसा वो पारदर्शी तरीके से होगी। जब आप खुद पारदर्शी तरीके से नहीं करा पाते हो भर्ती, तो एजेंसी और कंपनी कैसे करा पाएगी भाई भर्ती। भले आपने एक बोर्ड का गठन किया है, लेकिन अब पूरे आपका पूरा महकमा लग जाता है तो कोई भर्तियां पारदर्शी तरीके से नहीं होती है, तो इसका क्या भरोसा है, भविष्य की बात है। कर्मचारियों को मिलेगा समय पर वेतन, पीएफ और ईएसआई भी मिलेगा, यानी 1 से 5 तारीख के बीच वेतन की बात चल रही है कि 1 से 5 के बीच में उन लोगों को वेतन भी दिया जाएगा। आरक्षण भी मिलेगा महिलाओं के लिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजनों की भी लागू होगी, जो भी आरक्षण वगैरह व्यवस्थाएं हैं सबके लिए लागू होगी। बेरोजगार युवाओं को जल्दी अवसर मिलेगा, लेकिन अवसर लंबे समय तक मिले तब तो, ठीक है। नुकसान क्या है भाई, नुकसान भी है ना इसका। नुकसान है कर्मचारी अस्थायी नहीं होंगे, कर्मचारी क्या होंगे, अस्थायी नहीं होंगे। सिर्फ 3 साल की नौकरी होगी, 3 ही साल के लिए नौकरी पे नियुक्त होंगे ना। अब आगे सेवाएं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, जब सरकारें नहीं बढ़ा पाती हैं तो फिर कंपनी क्या बढ़ाएंगी। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई आपको पद से हटा दिया जाएगा। नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी भाई। पहले आप गवर्नमेंट कर्मचारी हुआ करते थे तो सारी फैसिलिटी हॉस्पिटल से लेके हर व्यवस्थाएं आपको मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या ये सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही स्थिति दयनीय रही जाएगी। पुराने आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चित में रह गए हैं, अनिश्चित में रह गए हैं कि अब भाई ये शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे, इनके वेतनमान में वृद्धि होगी नहीं वृद्धि होगी, ये आगे का विषय है। अगर दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो जरूर इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और अगला देखिए, वेतन सीमित और तयशुदा है भाई। वेतन तो सीमित कर दिया गया है, तयशुदा है, और प्रमोशन की संभावना इसमें कम है। जो भी आउटसोर्स के तहत भर्ती किए जाएंगे प्रमोशन नहीं होगा। जो वेतन निश्चित कर दिया गया है बहुत बड़ा वेतन बढ़ने वाला भी नहीं रहेगा। अनुभव के बाद भी लंबी अवधि तक भविष्य पक्का नहीं होगा भाई। जो भी आउटसोर्स के तहत भर्तियां की जाएंगी तो उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो अनुभव हो। अनुभव होने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं होगा तो भविष्य पक्का नहीं है जी। शिक्षा विभाग में भी जैसे बहुत सारी भर्तियां ली जाएंगी, जैसे किस किस सेक्टर में भर्तियां ली जाएंगी, जैसे शिक्षा विभाग में मिड डे मील में कुक वगैरह खाना वाना बनाने वाले लोग हैं, हेल्पर हैं, चौकीदार हैं, गार्ड्स की सफाई कर्मचारी, कार्यालय सहायक क्लर्क वगैरह सब क्या आएंगे। जो भी ग्रुप डी और ग्रुप सी के तहत भर्तियां आने वाली हैं वो आउटसोर्सिंग के तहत क्या की जाएंगी, भर्ती ली जाएंगी। तो ये शिक्षा विभाग में ये सारे पोस्ट आ जाएंगे आउटसोर्सिंग के तहत। उसके बाद यहाँ देखिए स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन से आ जाएंगे भाई। नर्स वार्ड आ जाएगा, बॉय लैब आ जाएगा, टेक्नीशियन आ जाएगा, एक्सरे टेक्नीशियन आ जाएगा, सफाई कर्मी आ जाएंगे, हेल्थ वर्कर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। नगर निगम पंचायत विभाग में कौन कौन सी ये सब पोस्ट आ जाएंगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, हेल्पर, चौकीदार ये सब आ जाएंगे। बैंक और सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर आ जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट, सुरक्षा गार्ड आ जाएंगे। और अन्य विभाग में जैसे जल निगम हो गया, सिंचाई विभाग में हेल्पर और ऑपरेटर, विद्युत विभाग में लाइन हेल्पर, तकनीशियन में, सहायक परिवहन विभाग में ड्राइवर, कंडक्टर, इंजीनियरिंग में इंजीनियर, टेक्निकल में, प्रोजेक्ट्स में प्रशिक्षित तकनीशियन, ये सब पोस्ट आ जाएंगे अन्य विभाग में है। इसमें संभवतः आपको यही समझ के चलना है कि इसमें ग्रुप सी और डी के स्तर के पद ज्यादातर शामिल होंगे, सी और डी के पद शामिल होंगे। अभी तक यूपी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया का ढांचा तैयार किया है, लेकिन भर्ती यानी आवेदन और परीक्षा कब शुरू होगी इसकी कोई निश्चित तारीख अभी नहीं मिली है, अभी गठन हो रहा है जी, ठीक। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, सैद्धांतिक रूप से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। देखिए लिखा है ना,
सैद्धांतिक रूप में, यानी सरकारें तो कह रही है कि भाई भर्ती प्रक्रिया हम पूरी तरीके से पारदर्शी होंगे करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ निगम के जरिए और ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। निगम मतलब वही जो आपने उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का गठन हुआ है जिसमें वो नियुक्तियां होने वाली हैं, तो पूरी ये पोर्टल के माध्यम से होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर निगरानी मजबूत न रही तो एजेंसी या आंतरिक लोग इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। निगरानी, कौन निगरानी, समझ रहे हैं कौन निगरानी की बात कर रहा है? यहां समझ लीजिए, यहां समझ लीजिए, यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर निगरानी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो एजेंसी और कंपनियां भारी गड़बड़ी कर सकती है। तो भाई इसमें आम युवा क्या हो जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगा। तो आम युवा को, जो योग्य युवा है उनको रोजगार नहीं मिल जाएगा, जो लेन देन कर सकता है, जिसका पावर पैसा काम करेगा, उसकी नौकरी मिल सकती है। तो ये अगर सेवा निगम अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कमजोर पड़ा तो कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको निगरानी कम से कम निगरानी में लगातार बने रहना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर निगरानी मजबूत नहीं रही तो एजेंसी या आंतरिक लोग इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। दोस्तों चाहते हैं कि समय समय पर मैं इसी तरह का अपडेट देता रहूं आउटसोर्सिंग के मसले पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।